ये स्पार्क आर्किटेक्चर। तो हम शुरू से हम एक बात करते हैं कि अ, हमने जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर इस तरह से बनाना है कि इसमें जो आप ये कह लें कि इस तरह से हो कि जो यूज़र है दिस विल बी ऑन द टॉप, ये बिल्कुल टॉप पे होगा। और उसके बाद आप ये कह लें कि ये हमारा फिजिकल डेटाबेस है, यानी किसी किसी फिजिकल मीडियम पे स्टोर है। तो इनके दरमियान में जो है टिपिकली क्या होता है कि हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, अभी इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि यूज़र को इसने इन चीज़ों से अवॉइड, मतलब उनसे बचाना होता है कि फिजिकली डेटाबेस किस तरह से स्टोर है। तो उसके लिए जो है वो क्योंकि ये जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी क्रिप्टिक होती हैं, और अ, इससे आम यूज़र का जो है वो उसका कोई लेना देना नहीं है। और टिपिकली हमने जिस तरह से यूज़र की डिफरेंट क्लासेस देखी थी, उनमें से कई यूज़र ऐसे होते हैं जिनको कि कंप्यूटर्स का सही तरह से आइडिया भी नहीं होता। तो अगर उनको हम इन चीज़ों से बचा लें तो हम वो फिर अपने काम पे जो असल काम है उस पर फोकस कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली काम हम ये सब जो है वो हम किस तरह से अचीव करते हैं। ये हमारे पास एक 3 लेवल आर्किटेक्चर है। एनसी स्पार्क इसको इसलिए कहते हैं कि ये एनसी स्पार्क स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने आप ये कह लें कि ये जो है, तो ये अमेरिकन एक इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये है कि ये ओवर वर्ल्ड वाइड तो ख़ासतौर पे जो कंप्यूटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उनको उनके साथ ये जो है डील करते हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये है कि ये एक ऐसा एक स्टैंडर्ड है कि जो कि तकरीबन तमाम जो कंपनीज हैं जो कि जो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना रही हैं या डेवलप कर रही हैं, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया हुआ। तो इस वजह से इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से दूसरे डीबीएमएस पे चेंज करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। इसमें है क्या कि इट कंटेन्स 3 डिस्टिंक्ट लेवल्स एट विच डाटा आइटम्स कैन बी डिस्क्राइब। और वो कौन कौन से लेवल है? उसमें एक एक्सटर्नल लेवल है, एक कंसेप्चुअल लेवल है, और दूसरा जो उसको हम कहते हैं इंटरनल लेवल। तो ये जिस तरह से अभी मैंने आपको बात की थी कि यूज़र है, और ये इंटरनल लेवल जो है ये फिजिकल लेवल नहीं है, ये फिजिकल से एक लेवल ऊपर है एक्चुअली। इसके बाद जो है फिजिकल लेवल है, लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे जो डाटा की डिस्क्रिप्शन होगी वो एक्चुअली दैट वुड बी वेरी क्लोज टू द फिजिकल लेवल। तो इस तरह से इसको हमने इंटरनल लेवल कह दिया। और इन दोनों के दरम्यान में होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, और इसका हमारा इस कॉन्सेप्चुअल लेवल को ऐड करने का पर्पज़ ये है कि जो एक्सटर्नल से मैपिंग होती है फ्रॉम इंटरनल, तो उसको हम बफर करना चाह रहे हैं कि अगर हम कुछ चेंज करते हैं इंटरनल लेवल में तो उससे एक्सटर्नल में कुछ चेंज नहीं आनी चाहिए, और एक्सटर्नल में अगर कुछ चेंज करते हैं तो उससे इंटरनल में कुछ चेंज उस पर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। तो इस वजह से हमने दरमियान में जो है ये कॉन्सेप्चुअल लेवल इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसमें क्या होता है, द वे यूजर्स परसीव द डाटा इज कॉल्ड एक्सटर्नल लेवल, the way the DBMS and the operating system perceive the data is called the internal level. And the conceptual level provide both the mapping and the desired independence between the external and internal level. तो उसको हम कह देते हैं conceptual level जो है वो कह देते हैं। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो यूज़र, अगेन वही मसला हो रहेगा कि फिर यूज़र को डायरेक्टली जो इंटरनल डेटाबेस स्टोरेज की जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें फिर उसको उसको डील करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो ना हो। और एक इसमें और नुकसान होगा कि अगर हम बहुत ही कोई टेक्निकल डिटेल है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि जी हम डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा क्या है कि जी इंडेक्सिंग टेक्निक हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, हैशिंग टेक्निक कौन से यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी इंटरनल डिटेल्स होती हैं। अगर हम इसमें कुछ चेंज करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जो एक्सटर्नल जो यूज़र है उसको भी उनके मुताबिक खुद को अकोमोडेट करना पड़ेगा। ये चीज़ जो हम चाह रहे हैं कि ये ना हो, इस वजह से हमने इसके दरम्यान में जो है ये कंसेप्चुअल लेवल जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, ये उसकी एक सिंपल सी डायग्राम है। ये यूज़र्स हैं, यूज़र्स के व्यूज़ होते हैं। व्यूज़ जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ये लॉजिकल टेबल्स होते हैं, बेसिकली वर्चुअल टेबल्स हैं। और हर यूज़र के लिए ये एक्चुअली यूज़र को उसके प्रिविलेज के मुताबिक जो डेटाबेस का जितना हिस्सा वो देख सकते हैं वो उसको दिखाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये यूज़र व्यूज़ जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं।
और इनमें जो व्यूज में जो डाटा है वो एक टेबल से भी आ सकता है, एक से ज़्यादा टेबल भी आ सकते हैं। तो इसको एक्चुअली कंट्रोल करता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, और फिर उसके बाद इंटरनल स्कीमा आ जाती है, और फिर ये यहाँ पे जो है ये हमारा फिजिकल डेटाबेस है जो कि किसी हार्ड डिस्क पे 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो स्टोर है। तो यहाँ ये पर जो है एक्सटर्नल लेवल है, ये मतलब यूजर व्यूएबल है, जो डाटा हाँ जी, यूजर व्यू। ये यूजर व्यूएबल है। इससे आगे की जो चीज़ें हैं ये यूजर व्यूएबल नहीं है। और इनफैक्ट हम क्या करते हैं कि जो टिपिकल जो यूज़र है, जिस तरह से हमने कल बात की थी डिफरेंट टाइप्स के यूज़र की, जैसे नाइव यूज़र्स होते हैं या जो एक कह लेंगे टिपिकल जो कैजुअल यूज़र्स हैं, तो उनको इन चीज़ से कि इसका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या है या इसका इंटरनल स्कीमा क्या है, इस चीज़ से कोई इनको कोई कंसर्न जो है वो नहीं होता। तो इसको आगे चल के इसकी अभी इसको मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या है। तो इसकी रीज़न क्या है, पहले ये कुछ 4-5 रीज़न है, इनको देख लेते हैं। थोड़ा सा ये मतलब डिटेल में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये फिर वो समझाने के लिए बात को कि क्या इसका मकसद है। अगर आप बाद में भी स्लाइड को पढ़ें तो आपको पता चल जाए कि हम किस चीज़ के मुतालिक बात कर रहे हैं। पहला इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि ईच यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस द सेम डाटा बट हैव डिफरेंट कस्टमाइज्ड व्यू ऑफ द डाटा। ईच यूजर शुड बी एबल टू चेंज द वे ही और शी व्यूज द डाटा एंड दिस चेंज शुड नॉट अफेक्ट द अदर यूजर्स। तो ये हमने बात की थी कि व्यूज जो है वो हर यूजर के लिए डिफरेंट होते हैं, और वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो उसने रिक्वेस्ट क्या डाटा किया और उसके प्रिविलेज कितने, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब ये जो व्यूज़ होते हैं ये एक्चुअली क्या होता है कि इसका इस डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, और इससे जो इंटरनल डेटाबेस किस तरह, ये नहीं होता है कि उसमें भी चेंज आ जाती है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर उसी तरह से रहता है। सिर्फ क्या होता है कि हम अपनी जो हमारी जो मैपिंग होती है उसकी वजह से हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं कि हर यूज़र को उसको उसका जो एक कस्टमाइज्ड व्यू है वो उसको नज़र आ रहा होता है डेटाबेस का। Users should not have to deal directly with the physical database storage details such as indexing or hashing. In other words, a user's interaction with the database should be independent of storage considerations. तो अब एक डेटाबेस यूज़र है, फर्ज करें कि जी कोई नाइव यूज़र है, अब उसको कंप्यूटर्स का सही तरह से आइडिया नहीं है, और आप उसको समझा रहे हैं कि इंडेक्सिंग और हैशिंग क्या होती है, तो वो एक काफ़ी चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ से उसका कोई कंसर्न भी नहीं होना चाहिए कि ये किस तरह से हो रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए, अगर आपने पहले कभी कोई डेटाबेस एप्लीकेशन यूज़ किया तो किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि हम कौन सी इंडेक्सिंग टेक्निक है, कौन सी हैशिंग टेक्निक जो यूज़ करें, इसका कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है शुड बी एबल टू चेंज द डेटाबेस स्टोरेज स्ट्रक्चर विदाउट अफेक्टिंग द यूज़र। अब ये भी हो सकता है कि आप उसका स्टोरेज स्ट्रक्चर चेंज कर दें, लेकिन उससे जो है वो यूज़र पे को फ़र्क ना पड़े। अब उसकी ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे अगर आप फर्ज करें कि आप पहले हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे थे, फिर किसी कंपनी ने सोचा कि हार्ड डिस्क की जो एक्सेस है वो स्लो है, तो वो क्या करते हैं, जो वो कहते हैं कि हम SSD यूज़ कर लेते हैं इसकी जगह पे। तो अब ये डिफरेंट स्टोरेज मीडियम है, तो अब इसमें स्विचिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली स्विचिंग हो जाएगी, लेकिन यूज़र जो है वो ये समझ रहा होगा कि वो पुराने सिस्टम को एक्सेस कर रहा है। मे बी उसको थोड़ा सा ये फील हो रहा हो कि पहले अब जो डाटा है उसको कम टाइम में मिल रहा है, उसमें जो लेटेंसी है वो ज़रा कम हो गई है, लेकिन अदरवाइज उसको कोई फील नहीं होगा कि कोई उसके अलावा उसको कोई चीज़ जो है वो फ़र्क महसूस नहीं होगी। उसी तरह से उसको डाटा मिल रहा होगा, उसी तरह से उसके सामने व्यूज़ आ रहे होंगे, तो ये सब उसी तरह से ही होगा। The internal structure of database should be unaffected by the change to the physical aspect of the storage, such as the change over to a new storage device। इसके मुतालिक जो है वो मैंने अभी आपको बात की। इंटरनल स्टोरेज से मुराद ये है कि हम एक्चुअली डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, जो हमारे टेबल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इंडेक्सिंग करते हैं ताकि हम उनकी जो है वो उनको क्विकली एक्सेस कर सके रिकॉर्ड्स को। फिर हैशिंग टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि हम जो है वो तो ये इंडेक्सिंग रिकॉर्ड्स क्या को चीज़ स्टोर है? कर सके टेबल्स में। तो इसका इसका जो है इसका इंटरनल जो फिजिकल स्ट्रक्चर है डाटा का, फिजिकली डाटा किस तरह स्टोर हो रहा है उसको उस पर इसका कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी एबल टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस विदाउट अफेक्टिंग ऑल यूजर्स। तो ये भी पॉसिबल है कि जो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो सकता है, लेकिन उससे ना जो एक्सटर्नल लेवल है वो चेंज होगा ना फिजिकल चेंज होगा, उस पर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ये यानी कंसेप्चुअल इंटरनल और स्ट्रक्चर जो है इसकी क्या एग्जांपल होगी, जी क्या होता है कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है जी, वो? अभी इसी के मतलब आगे चल के जो है वो बात करते हैं। उससे मुराद जो है वो ये है कि
आप ये कह लें कि टेबल्स कौन किस तरह से हैं और उनको हमने किस तरह से जो है, ये भी अगली स्लाइड में मेरे ख्याल में इसमें हम बात करें। टेबल्स जिस तरह से होते हैं ना कि टेबल के उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो उसको आप कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले जो हम ये देख लेंगे, तीन हमारे पास ये कॉन्सेप्ट्स हैं, स्कीमास, मैपिंग्स एंड इंस्टेंसेस। तो पहले हम स्कीमास को देखेंगे, स्कीमास क्या है। द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड द डेटाबेस स्कीमा। और हमारे पास जो है वो तीन तरह की स्कीमा होती है, एक एक्सटर्नल स्कीमा है, दूसरी कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और तीसरी जो है वो इंटरनल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा से मुराद ये है कि एक्सटर्नली जो व्यूज होते हैं ये एक्सटर्नल स्कीमा होती है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा ये होती है कि किस तरह से हमने उस जो रिलेशनल डेटाबेस है उसको किस तरह से हमने मैनेज किया हुआ है, कौन से टेबल हैं उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है। और इंटरनल स्कीमा जो है वो ये है कि उनको फिर जो टेबल हैं हमने उनको किस तरह से प्रोग्रामेटिकली उसको हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। The DBMS is responsible for mapping between these three types of schema. अब इसमें चेंज होती है, चेंज किस तरह से होती है कि जो एक्सटर्नल स्कीमा है वो कंसेप्चुअल स्कीमा में चेंज होती है, और फिर जो कंसेप्चुअल स्कीमा है ये फिर इंटरनल स्कीमा में चेंज होती है, और ये फिर जो इंटरनल स्कीमा है ये फिर फर्दर फिजिकल जो स्कीमा है यानी कि फिजिकली डाटा किस तरह से स्टोर है उसमें चेंज होती है। तो ये जो चेंज है एक स्कीमा से दूसरी स्कीमा में, इसको हम कहते हैं मैपिंग। तो हमारे पास एक्चुअली दो तरह की मैपिंग होती है कि एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग और कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग। तो ये दो तरह की स्कीमा होती हैं। अच्छा, DBMS आल्सो चेक्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कीमास, यानी कि जो ये ना हो कि जो डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाए, कि इंटरनल में कुछ और हो और एक्सटर्नल में कुछ और हो, या कंसेप्चुअल में कुछ और हो इंटरनल में कुछ और हो, तो इस तरह से जो है वो नहीं होना चाहिए। मैपिंग का हमने बात की थी कि मैपिंग क्या है कि एक स्कीमा से जो दूसरे स्कीमा में कन्वर्जन होती है उसको हम मैपिंग कहते हैं। तो एक जो है वो हमारी है कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग है, enables the DBMS to find the actual record or combination of record in the physical storage। और फिर उसके बाद हमारी एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल या कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग है, enables the DBMS to map the names in the user view on the relevant part of the conceptual schema। और फिर जिस तरह से ये आप देख लें कि ये उसकी एग्जांपल है, कि ये देख लें कि ये व्यूज़ है, ये दो व्यूज़ है। अब इसमें जो डाटा है वो एक टेबल में से आ रहा है, लेकिन अगर आप देख लें जो नंबर ऑफ फील्ड्स हैं वो डिफरेंट है। अब उसकी रीज़न ये हो सकती है कि ये दो डिफरेंट क्यूरीज हैं, जो यूज़र वन की क्यूरी है यहाँ पे इस जगह पे वो और है, और यहाँ पे जो इस दूसरे यूज़र की क्यूरी है ये और है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया है कि उसको जो है डाटा जो है उसको हमने दिखा दिया। जिस तरह से मैंने कल आपको एक एग्जांपल दी थी कि ये बेसिकली अगर इस तरह का ये व्यूज़ आ रहे हैं तो उसके लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो अगर तो हमने सेलेक्ट स्टेरिक कह दिया तो फिर इसका मतलब है जितनी भी ये सारी फील्ड्स है टेबल में सारी की सारी आ जाएंगी। लेकिन हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस यूज़र ने स्पेसिफाई किया है कि वो कह रहा है कि उसको सब नहीं चाहिए, उसको सिर्फ स्टाफ नंबर चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और ब्रांच नंबर चाहिए, बस ये चाहिए। तो उसको उतना ही डाटा दिखाया गया। ये पूरा टेबल है, दिस इज द कंसेप्चुअल स्कीमा। अब जाहिर बात है कि एक टेबल तो नहीं होगा, ये मल्टीपल टेबल्स होंगे, और वो सारे जो टेबल्स हैं वो आप समझ लें कि उसको आप समझ लें कि वो कंसेप्चुअल स्कीमा जो बना देते हैं। फिर ये सिर्फ टेबल्स नहीं होते, इनकी आपस में रिलेशनशिप्स भी होती हैं। और फिर इसके अलावा हम टेबल्स ऐसे भी बनाते हैं जो कि दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी इस कंसेप्चुअल स्कीमा का हिस्सा होते हैं। और ये हमारी इंटरनल स्कीमा आ गई। ये आप समझ लें कि एक स्ट्रक्ट है। स्ट्रक्ट बेसिकली एक वेरिएबल होता है कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें जी, ये स्टाफ का है तो इसमें ये इंट है, ये करेक्टर टाइप है, ये फिर एक स्ट्रक्ट है। तो इस तरह से फ्लोट है और स्ट्रक्ट है। तो ये डिफरेंट ये जो है ये पूरा एक फिर एक वेरिएबल जो है ये बन जाता है। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम उनको इंडेक्स भी करते हैं। ये उनकी इंडेक्सिंग जो है वो ये भी उनको जो है वो इंडेक्स भी जो है वो भी डिफाइन करते हैं। तो ये इंटरनल स्कीम है। तो ये जिस तरह से प्रोग्रामेटिकली उसको हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर। इससे जो अगला लेवल है वो ये जी। सर ये कंसेप्चुअल डायग्राम भी इसी में आएगी ना, ERD जिसे कहते हैं? ERD बेसिकली हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन के लिए, वो डिज़ाइन फेज उसमें आ जाती है। लेकिन वो जब हम उसको डिज़ाइन, एट्रीब्यूट्स। हाँ हाँ जी वो डिज़ाइनिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं।
यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जब आप उस सारे फेज से गुजर जाएंगे ना, तो उसमें स्टार्ट हम इस तरह से करेंगे कि आप ER डायग्राम बनाएंगे। यानी कि आप देखेंगे कि एक डायरी आपको पहले एक डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, वो इस तरह से कर लेंगे, एक केस स्टडी कह ले या एक तरह की डिस्क्रिप्शन होगी कि मैं आपको कहता हूँ कि डिज़ाइन फर्स्ट करें, कि मैं आपको एक बताता हूँ कि डिज़ाइन डेटाबेस फॉर फॉर अ रिटेल स्टोर, फर्स्ट करें मैं आपको ये कहता हूँ। अब आपने क्या करना है कि सारी बात जो यूज़र होगा आमतौर पे वो क्या करेगा, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल पर्सन होता है, तो वो आपको सारी डिटेल्स जो है वो बताएगा कि वो क्या काम करते हैं। उसमें से फिर आपने ये करना है कि उसने आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि उसमें एंटिटीज कौन कौन सी हैं और फिर उनकी आपस में रिलेशनशिप कौन कौन सी है। ये जी आप सर। काम कर लेंगे, ये आप काम कर लेंगे तो आपकी ER डायग्राम बन जाएगी। फिर इसको फर्दर ऑप्टिमाइज हम किस तरह से करते हैं कि इसको फिर हम करते हैं नॉर्मलाइज, इसकी नॉर्मलाइजेशन जो है वो इसकी जो है वो परफॉर्म करते हैं। जब ये सारा काम हो जाता है, हमारा एक डेटाबेस का एक साउंड स्ट्रक्चर जो है बन जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, वो हमारा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है। ये फिर उस वक्त बनती है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जब हम डेटाबेस को फिजिकली इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये भी हमने DDL और DML अभी इसी इसी चैप्टर में हमने पढ़नी है, तो उसमें ये सारा काम जो हम कर देते हैं वो फिर क्या बन जाती है, वो फिर हमारी कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बन जाती है। ठीक हो गया ना। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो इंटरनल स्कीम है, इसका टिपिकल किसी यूजर, ये काम भी जो है वो वही लोग करेंगे जिनको डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स का पता होगा, जिनको ये पता होगा, ये स्कीमाज होती है, मैपिंग्स होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, उनको पता होगा। जिनको नॉर्मलाइजेशन का पता होगा या जिनको ER डायग्राम्स का पता हो, वो काम करेंगे। जो टिपिकल यूजर्स हैं, उनको उनको इस डिटेल का भी, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा का भी कोई, या कॉन्सेप्चुअल लेवल का भी कोई पता नहीं होगा। उनको सिर्फ ये होगा कि वो करते हैं, बटन क्लिक करते हैं, 2-3 फील्ड्स में वो डाटा इंटर करते हैं और उनको रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, दैट्स इट। बस ये उनका कंसर्न है, इससे ज़्यादा उनका कंसर्न जो है वो नहीं है। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या आ जाती है कि डाटा इन द डेटाबेस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन द टाइम इज कॉल्ड द डेटाबेस इंस्टेंस, or the schema is sometimes called the intention of the database, while the instance is called an extension or state of the database. अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि एक एक चीज़ होती है कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि एक डिज़ाइन है, और फिर उस डिज़ाइन को जब आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अगर सिर्फ डिज़ाइन है, उसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, तो वो स्कीम है। लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और आपके पास कोई चीज़, फिजिकली कोई चीज़ आ जाती है, तो फिर आप उसको क्या कह देते हैं, उसको इंस्टेंस कह देते हैं। इसकी जो कंप्यूटिंग में एग्जांपल ये हो सकती है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक आप कह लें कि हमारे पास एक पैराडाइम होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जिस तरह से हमने एंटिटीज की बात की, तो हम क्लास बनाते हैं। ये क्लास बेसिकली क्या होती है कि ये आपका एक तरह से कह लें एक ब्लूप्रिंट होती है। ये एक्चुअल कोई फिजिकल कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक एक ड्राइंग है या डिज़ाइन है एक। और इसका इसका जो फिजिकल, इसका जो इंस्टेंस है, वो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो वो एक्चुअल जो है वो होता है, जिस तरह से एक स्टूडेंट की क्लास है, एक स्टूडेंट की क्लास है, और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि फैसल जो है ना, वो क्या है, वो एक स्टूडेंट है, वो एक ऑब्जेक्ट है। अब फैसल एक क्लास नहीं है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इसकी क्या होगी कि जो प्रॉपर्टीज हमने इसकी इस डिज़ाइन के अंदर हमने डिफाइन की हुई है, वही प्रॉपर्टीज हैं वो फैसल की होगी। और अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है, कोई जॉन है, तो वो भी क्या है, वो भी इसी तरह से, वो भी ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, स्टूडेंट क्लास का, और उसकी भी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो फैसल की है। उसकी रीज़न क्या है कि ये दोनों एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन इन दोनों की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन क्लास की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक डिज़ाइन है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जो स्कीमा है वो क्या है, स्कीमा जो है ना, वो एक डिज़ाइन है, सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है, सिर्फ वो फिजिकल कोई चीज़ नहीं है। फिजिकल चीज़ क्या है, उसको हम इंस्टेंस कह देंगे। वो एक इंस्टेंस जो है वो हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड इंटेंशन एंड एक्सटेंशन। जो स्कीमा होती है वो इंटेंशन होती है, और जो इंस्टेंस है वो एक्सटेंशन या स्टेट आप उसको कह सकते हैं। जो डेटाबेस की स्टेट है, उसको आप क्या कह देते हैं, उसको आप एक्सटेंशन जो है वो कह देते हैं। तो उसके बाद है कि डेटा इंडिपेंडेंस। अब ये इस आर्किटेक्चर की क्या ज़रूरत है, वो हमने थोड़ा सा आपको बताया था।
तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अपर लेवल्स आर अनअफेक्टेड बाय चेंजेस टू लोअर लेवल्स, तो वो क्या हो जाती है, वो डेटा इंडिपेंडेंस हो जाती है। तो ये दो तरह की होती है, एक लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और एक होती है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? इट रेफर्स टू द इम्यूनिटी ऑफ द एक्सटर्नल स्कीमा टू द चेंजेस इन द कंसेप्चुअल स्कीमा। ठीक है, अगर आप कंसेप्चुअल स्कीमा में चेंज करते हैं, डेटाबेस के स्ट्रक्चर में को चेंज करते हैं, उससे जो है कोई यूजर को जो नजर आ रहा है, यूजर को जो आप डाटा जा रहा है उस पर कोई फर्क जो है उस पर जो है नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम कह देते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि रेफर्स टू द इम्यूनिटी ऑफ द कंसेप्चुअल स्कीमा टू चेंजेस इन इंटरनल स्कीमा। इन इंटरनली अगर आप डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर दें या उसमें कोई प्रोग्रामिंग में कुछ चेंज कर दें, तो उससे आपकी जो कंसेप्चुअल स्कीम है उस पर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो इंडिपेंडेंस है, ये हम अचीव भी इसी वजह से करते हैं कि हमने वो 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये देख लें कि ये एक्सटर्नल स्कीमाज हैं, यानी कि एक्सटर्नल जो व्यूज हैं वो हैं, और ये हमारी कॉन्सेप्चुअल स्कीम है। अब हमने यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट की हुई है कि यहाँ पे मैपिंग होती है, एक्सटर्नल टू कॉन्सेप्चुअल मैपिंग होती है। जब भी यूजर को डाटा रिक्वेस्ट करता है, तो वो देखा जाता है कि वो क्यूरी में देखा जाता है कि जिस तरह से मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि ये जो सिलेक्ट है, जब आप इसको इसको जब आप करते हैं, तो इसमें जो डाटा है वो एक टेबल से भी आ सकता है, और उसमें डाटा जो है वो 2 टेबल से भी आ सकता है, 3 टेबल से भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि वो जो है आपने वो क्यूरी जो है किस टाइप की लिखी है। अच्छा, अब ये जब आपने क्यूरी लिख दी है, उसके बाद क्या होगा कि ये इसका देखा जाएगा कि ये कंसेप्चुअली ये इसकी मैपिंग होगी फ्रॉम इंटरनल टू कंसेप्चुअल मैपिंग। ये किस टेबल से डाटा लेना है, किस किस टेबल से कौन सा डाटा उसको लेना है, क्या क्राइटेरिया अप्लाई करना है, और फिर इसकी जो है वो फर्दर इसकी मैपिंग होगी कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग। और फिर फाइनली फिजिकल स्टोरेज से इसको डाटा को रिट्रीव करके और फिर हमने वापस करना। अब इसमें हम ये कहना नहीं चाह रहे हैं कि अगर आप कंसेप्चुअल स्कीमा में कुछ चेंज भी कर देते हैं, तो इस क्यूरी का रिजल्ट में कोई चेंज जो है वो नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है कि हम टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर दें या रिलेशनशिप चेंज कर दें, कोई टेबल ऐड कर दें, कोई टेबल रिमूव कर दें, उससे जो इस क्यूरी का रिजल्ट मिल रहा है उसमें कोई चेंज उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या होगी? ये होगी लॉजिकल इंडिपेंडेंस। फिर हम ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो मर्जी हो, अगर आप कोई समझते हैं कि जी आप उसको इस डेटाबेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसमें आप क्या है कि जी पहले फर्ज करें कि आप जो ट्री यूज़ कर रहे थे, आप कहते हैं कि नहीं जी हम कोई ग्राफ बेस्ड स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो उससे ये होना चाहिए कि इसकी जो कॉन्सेप्चुअल स्कीम है उस पर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। इसको हम कह देते हैं फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो इस 3 लेवल आर्किटेक्चर से हम ये 2 चीज़ें जो है ये अचीव करते हैं, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। और वो इस तरह से होती है कि ये जो मैपिंग है, ये सिंपल फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन है बेसिकली, ये मैपिंग क्या है, ये फंक्शन है। फंक्शंस क्या क्या ये क्या करते हैं कि जब आप इनको एक्सटर्नल से कोई कोई जैसे एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, और आप एक फंक्शन में टास्क असाइन करते हैं, अगर तुम्हें ये कहा जाए तो तुमने ये करना है, तो इस तरह से ये समझ लें कि उसका एक होता है कि आप उसको कहेंगे कि जी डू दिस। इस तरह से आप सिंपली आप उसको ये कह लें, इफ दिस इफ दैट, ये इस टाइप की कोई चीज़ होगी, उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम मैपिंग कह देंगे। तो क्योंकि प्रोग्रामिंग करनी है इन दी एंड, तो हमने ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसमें इसी इसी टाइप की चीज़ होगी कि एक रूल होगा, तो उस रूल को जो है वो फिर हम उसको उसके मुताबिक जो है फिर हम मैपिंग कर देंगे। तो हम ये जो एक्सटर्नल जो कंसेप्चुअल मैपिंग को अचीव कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है फिर हम इसी तरह से कंसेप्चुअल से इंटरनल मैपिंग जो है वो करेंगे। तो फ़ायदा हमारा क्या होगा कि जो लेवल्स हैं, अपर लेवल्स हैं, वो निचले लेवल्स पे जो चेंजेस आ रही हैं उससे बिल्कुल अनअफेक्टेड जो है वो होंगे। तो अब एक और चीज़ उसमें क्या हो सकती है, मैं आपको एक और बता देता हूँ। फर्ज करें कि आप क्या करते हैं कि आप लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक फ्रंट एंड लिखा हुआ है, और आप वो एप्लीकेशन जो है ना वो रन कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि जी आप यहाँ पे जो DBMS से चेंज कर लेते हैं। फर्ज करें, मैं जस्ट एक एग्जांपल जो है ना वो कह रहा हूँ। आप कहते हैं नहीं जी हमने DBMS चेंज करना है, अब हमने कोई और DBMS इम्प्लीमेंट करना है। अब उससे क्या होगा कि ये जो आपका फ्रंट एंड भी सेम रहेगा, कंसेप्चुअल स्कीमा भी वही रहेगी, और DBMS आपका चेंज हो जाएगा, और बाकी आपका सिस्टम उसी तरह से जो है वो काम करता रहेगा, उस पर कोई फर्क जो है वो नहीं है। ये खैर ये बहुत बड़ी बात है, इस तरह से होता तो नहीं है। लेकिन मैं एक बात करूँ कि फिर फर्ज करें अगर आप कर भी लें तो इस तरह से,
ये होना चाहिए। इसका जो कहने का मकसद है वो ये होना चाहिए कि अब आप यहाँ पे जो मर्जी चेंज करें, उससे जो ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उस पर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। या अगर आप ऊपर चेंज करते हैं तो उससे नीचे नीचे जो है ना, निचले लेवल्स पे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद है कि जो लैंग्वेजेस है वो दो दो तरह की हैं। एक को हम कहते हैं कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं, एक को हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। इसका जिक्र जो है वो पहले भी हो चुका हुआ है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस का। तो डीडीएल क्या करती है कि ये स्कीमास, इसको जो डेटाबेस स्कीमास हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। वो जो डीएमएल होती है इज यूज टू बोथ रीड एंड अपडेट द डेटाबेस। अच्छा, तो पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे डाटा डेफिनेशन पे, फिर उसके बाद जो है फिर हम डीएमएल की तरफ जाएंगे। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है कि लैंग्वेज दैट अलाउस द डीबीए और अदर or users to describe and name the entities, attributes and relationship required for the application together with any associated integrity and security constraints। तो उसको हम क्या कह देते हैं, डीडीएल कह देते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि बड़ी फॉर्मल सी एक डेफिनेशन है जो आपकी बुक से ही ली गई है जो बुक आपको रेफर किया है। तो उसमें क्या है कि इसमें हम जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, बेसिकली जो स्कीमा है, जो स्ट्रक्चर है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। And the DDL is used to define a schema or to modify an existing one. It cannot be used to manipulate data. The result of the compilation of the data DDL statement is a set of tables stored in a special file collectivity called the system catalog। या हम उसको डेटा डिक्शनरी भी जो है वो भी हम कह देते हैं। ये डेटा डिक्शनरी की पहले भी बात हुई थी कि ये एक तरह का मेटा डाटा है जो कि डेटाबेस जो एक्चुअल डाटा है उसके साथ स्टोर होता है। और ये आपको बताता है कि डेटाबेस का आपका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसमें टेबल्स कौन कौन से हैं। थोड़ा सा हमने एक उसकी जो स्नैपशॉट थी वो हमने कल के लेक्चर में भी देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि एक टेबल एक होता है जो ये बता रहा होता है कि आपके टेबल्स में कितने कितने कॉलम्स हैं। उसके बाद ये बता रहा होता है कि हर कॉलम की उसकी डेटा टाइप क्या है, उस पर कंस्ट्रेंट्स क्या है, वो सब चीज़ें जो है वो बता रहा था, और वो किस टेबल से या किस रिलेशन से बिलोंग करते हैं। तो उस कलेक्टिवली उस सारी को हम क्या कह देते हैं, उसको हम डेटा डिक्शनरी जो है वो हम कह देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं डीएमएल या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की तरफ। अ लैंग्वेज दैट प्रोवाइड सेट ऑफ ऑपरेशंस टू सपोर्ट द बेसिक डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस ऑन द डाटा हेल्ड इन द डेटाबेस। तो उसको हम क्या कहते थे, डीएमएल कह देते हैं। ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रहा था ना, ये एक्चुअली क्या है, ये डीएमएल लैंग्वेज की एग्जांपल है, डीएमएल की एग्जांपल है वो जो सिलेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि उसका पर्पस क्या है कि उसमें आपने कोई डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज नहीं करनी है, एक्चुअली आपने सिर्फ डाटा को रिट्रीव करना है जो कि ऑलरेडी stored है। तो data manipulation operation usually include the following: insertion of a new data into the database, modification of data stored in the database, and retrieval of data contained in the database, and deletion of data from the database। तो ये जिस तरह से था कि वो क्रूड की एक था ना, क्रूड एक किसी बच्चे ने पॉइंट आउट किया था कि क्रूड कहते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो ये एक्चुअली ये चार वही वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हो गया क्रिएट, ये हो गया, ये रीड हो गया, ये तीसरा पॉइंट जो है, और ये अपडेट हो गया, मॉडिफिकेशन होगी, और ये डिलीट हो गया। तो दिस इज दी, थोड़ा सा ऑर्डर उसका डिफरेंट हो गया, लेकिन ये है कि इसी तरह से क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। द पार्ट ऑफ द डीएमएल दैट इन्वॉल्व्स डाटा रिट्रीवल इज कॉल्ड अ क्यूरी लैंग्वेज। तो ये भी हमने बात की थी। तो डीएमएल दो टाइप से होती है, प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल बेसिकली क्या होती हैं कि वो इस तरह की होती हैं कि जो कि फंक्शंस को कह लें कि जो ज़्यादातर जो भी टास्क है उसको एज अ फंक्शन डील करती हैं। नॉन प्रोसीजरल में ये हो सकती हैं कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज़ कर लें, तो उसको हम क्या कह देते हैं, नॉन प्रोसीजरल जो है वो हम उसको कह देते हैं। प्रोसीजरल डीएमएल्स कौन से हैं? लैंग्वेज दैट अलाउज द यूजर टू टेल द सिस्टम what data is needed and exactly how to retrieve the data. With the procedural DML, the user or more normally the programmer specified what data is needed and how to obtain it. Procedure language treats records individually. और जो non-procedural है, a language that allows the user to state what data is needed rather than how it is to be retrieved. With non-procedural DML, the user specifies what data is required without specifying how it is obtained.
also called declarative language. Relational DBMS usually includes some form of non-procedural language of data manipulation, typically SQL. इसको हम ये SQL नहीं हम पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं SQL, हम इसको पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज और QBE, क्यूरी बाय एग्जांपल। तो ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है, ये जिस तरह से मैंने आपको ये सिलेक्ट स्टेटमेंट की अभी मैं कुछ देर पहले आपको मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की एग्जांपल है। क्यूरी बाय एग्जांपल एक्चुअली ये होता है कि इसमें आप क्या करते हैं कि आप ना टेबल में से कोई डाटा सेलेक्ट करते हैं। आपके पास टेबल्स होते हैं या आपके सामने टेबल होते हैं, आप उसमें से जो है ना कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं कि ये कॉलम्स हैं, इस टेबल में से ये कॉलम चाहिए, इसमें से ये चाहिए, इसमें से ये चाहिए, इस तरह से। तो दिस इज नोन एज द क्यूरी बाय एग्जांपल। उसमें आप कोई स्टेटमेंट नहीं बताते, सिर्फ आप जो है ना बता देते हैं कि ये कॉलम्स इस टेबल में से ये कॉलम चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंगली वो सिस्टम जो है वो क्या करता है कि वो क्यूरी जनरेट करके और वो जो डाटा है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। तो मोस्ट जो हमने हमने डिस्कस करना है वो हम इसी को करेंगे। हम SQL कोई जो हमने इस कोर्स में जिसको हमने यूज़ करना है या जो हमने सीखनी है वो हम SQL को ही हम जो है इसको जो है वो हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम जो है हम आगे चलते हैं। जी सर स्कीमा को हम जो ओवरऑल हमारा डेटाबेस है, जी 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 इसको हम स्कीमा को रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस कह सकते हैं, हमारे ओवरऑल जो डेटाबेस हो, लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। स्कीमा बेसिकली डिस्क्रिप्शन ही होती है ना। स्कीमा का बेसिकली उसका मकसद क्या है कि वो डिस्क्रिप्शन ही है। तो हम भी ऐसे करेंगे कि हम एक स्कीमा ही बनाएंगे, हम एक स्कीमा बना के वो हम उसको बना लेंगे। वो बेसिकली एक डिज़ाइन होगा, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। उसको आपके पास DBMS होगा, उसमें एक तरीका ये होता है कि उसकी आप कह लेंगे प्रोसीजर्स बना सकते हैं। आप प्रोसीजर्स ये होता है कि वो कमांड्स होती हैं पूरी, वो कमांड्स जो है ना वो सीक्वेंस में चला सकते हैं। जैसे पहले आपने डिफरेंट टेबल्स बनाने हैं, तो आमतौर पे इस तरह से होता है कि जो भी फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं तो वो उनका एक हिस्सा ये भी होता है कि वो एक इस तरह की एक जिससे वो बेसिकली DDL स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल और इस तरह की कमांड्स होती हैं, और उसके ज़रिए जो है ना वो डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन है ये, आप कह सकते हैं उसे। ओके सर। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डेटा मॉडल्स एंड कंसेप्चुअल मॉडलिंग है। A data model is an integrated collection of concepts for describing and manipulating data, relationship between data and constraints on the data in an organization. A model is representation of real world objects and events and their association. A data model represents the organization itself. A data model can be thought of comprising three components: a structural part consisting of a set of rules according to which database can be constructed, a manipulative part defining the types of operations that are allowed on the data, and possibly a set of integrity constraints which ensures that data is accurate. तो इस ये मॉडल बेसिकली क्या होगा कि जो कंसेप्चुअली हम जिस तरह से डाटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक टास्क दे सकता हूँ कि आप इस तरह से करें कि एक रिटेल स्टोर है उसका एक डेटाबेस डिज़ाइन करें। तो एक्चुअली वो जो पूरा वो जो डेटाबेस होगा वो इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये रिटेल स्टोर है। उसके लिए आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि ये रिटेल स्टोर किस तरह से काम करता है, इसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ होती हैं और उनकी आपस में रिलेशनशिप क्या होती है। तो वो उसको आप क्या कह देते हैं, उसको आप कह देते हैं दैट इज़ अ डेटा मॉडल। तो जिस तरह से हमने ये बात की कि ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आपके पास डेटा मॉडल है तो आप बता सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और क्या काम करती है। जाहिर बात है आपको पता होगा कि इसमें एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, और वो कौन कौन एंटिटीज़ हैं और उनकी आपस में जो है वो रिलेशनशिप जो है वो किस टाइप की। जैसे हमने यूनिवर्सिटी की बात की थी, हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, डाटा मॉडल था बेसिकली। वो जो हमने कल एक एग्जांपल डिस्कस की थी वो एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि वो एक यूनिवर्सिटी का डाटा मॉडल जो है वो आप कह सकते हैं।
और उसके बाद उसमें क्या है कि उसमें हमने कहा था स्टूडेंट का टेबल होता है, स्टूडेंट की एक रिलेशन होती है, कोर्स का एक टेबल होता है, और इसी तरह से हमने कहा था जी सेक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, ये सारी चीज़ होती हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम उसमें ये बताते हैं कि ये स्ट्रक्चरल पार्ट हो गया ना, ये कौन कौन से जो है वो उसको उसमें उसमें कौन कौन से रिलेशन है, उनकी क्या रिलेशन क्या क्या जो है वो उसकी उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है। फिर मैनिपुलेटिव पार्ट के उसको क्या क्या उस पे ऑपरेशन हम कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि डाटा कब जो है वो उसको ये सिर्फ इंश्योर करने इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि डाटा जो है ऑलवेज जो है वो एक्यूरेट होगा, उसके लिए कंस्ट्रेंट्स जो है वो आप जो है वो बना सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि आप ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट का जीपीए है तो वो जो है वो बिटवीन 0 और 4 होता है। अगर 0 से लेस होगा या 4 होगा, 4 से ग्रेटर हो जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है कि वो एक वायलेशन ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आ जाती है। तो किसी स्टूडेंट का 5 जीपीए जो है वो नहीं हो सकता। तो ये इस तरह के रूल्स हैं वो आप बना सकते हैं उसे। और 3 रिलेटेड जो डेटा मॉडल्स हैं उसमें एक हमारे पास एक्सटर्नल डेटा मॉडल है टू रिप्रेजेंट ईच यूजर्स व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम्स कॉल्ड द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स या यूओडी कह देते हैं। A conceptual data model है to represent the logical or community view that is data DBMS independent. An internal data model to represent the conceptual schema in such a way that it can be understood by the DBMS. तो ये जिस तरह से हमने बात की थी 3 लेवल आर्किटेक्चर की, कि उसमें एक्सटर्नल लेवल होता है, कंसेप्चुअल होता है और इंटरनल होता है। तो उसी तरह हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास 3 डेटा मॉडल्स होंगे, एक्सटर्नल डेटा मॉडल और कंसेप्चुअल डेटा मॉडल और इंटरनल डेटा मॉडल। तो वो जो हमने बात की थी जिस तरह से अभी लास्ट स्लाइड में हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी का एक डेटा मॉडल है, तो वो एक्चुअली क्या है कि उसका कंसेप्चुअल मॉडल है, और उस कंसेप्चुअल मॉडल की क्वालिटी ये है कि वो डीबीएमएस इंडिपेंडेंट है, यानी कोई भी डीबीएमएस हो आप उसमें उसको जो इम्प्लीमेंट उसको जो है वो कर सकते हैं। तो ये एनसी स्पार्क जो आर्किटेक्चर है, चूंकि ये मैंने आपको बताया था कि इसका फायदा ये है कि इसका एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर है। तो उसका फायदा ये है कि अगर आपने वो मॉडल बनाया हुआ है तो फिर आप उसको किसी भी डेटाबेस में उसको जो है वो उसको इम्प्लीमेंट जो है कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो हमारा इंटरनल डेटा मॉडल है, ये डीबीएमएस डिपेंडेंट होता है, और उसमें ये होता है कि जाहिर बात है कि उसको ऐसा होना चाहिए कि उसको डीबीएमएस उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। और जो मॉडल्स हैं, टाइप्स हैं जो है वो हमारे पास जो है वो 3 उसके टाइप्स हैं, ऑब्जेक्ट बेस है, रिकॉर्ड बेस है, और हमारे पास जो है फिजिकल डेटाबेस मॉडल है। ऑब्जेक्ट बेस मॉडल, डाटा रिकॉर्ड बेस और फिजिकल डेटाबेस। तो पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल डेटा मॉडल्स क्या हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स आर यूज concepts such as entities, attributes and relationships. An entity is a distinct object or a person, place, thing, concept, event in the organization that is to be represented in the database. An attribute is a property that describes some aspect of the object that we wish to record. A relationship is an association between entities. और इसकी जो है वो आप कह लें कि जो टाइप है वो हमारे पास जो है वो आप कह लें कि 4 टाइप्स हैं, एंटिटी रिलेशनशिप और सिमेंटिक, फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये इन चीज़ों के बारे में जो है वो बात होती रही है। मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी दफ़ा जो जिक्र किया, एंटिटीज़ का जिक्र किया, एट्रीब्यूट्स का और रिलेशनशिप्स का जिक्र किया। तो ये उसकी फॉर्मल सी डेफिनेशन है। तो एंटिटी क्या होगी? दिस इज़ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान है तो वही एंटिटी है, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकती। ये कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि जिसके मतलब डाटा जो है वो अवेलेबल होता है। जैसे कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, जिसको कि आप डेटाबेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? एंटिटी कह देते हैं। और फिर उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ये एट्रीब्यूट्स इस तरह से होते हैं कि उस एंटिटी के मतलब जो है वो आपको बता रहे होते हैं कि इनकी इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे अगर आप स्टूडेंट को लेते हैं एज ए एंटिटी, तो अब स्टूडेंट का क्या होगा कि इसकी कोई आईडी होगी स्टूडेंट की, इसका कोई फर्स्ट नेम होगा और इसका कोई लास्ट नेम होगा और इसका कोई मेजर होगा कि किस मेजर से ये बिलोंग कर रहा है। और इसके अलावा जो है वो फिर ये है कि आप ये कह सकते हैं कि इसका कुछ सेक्शन होगा,
इस तरह से ये सारी क्या है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एंटिटीज में स्टूडेंट है और ये इसके जो है, ये इसके डिफरेंट जो है इसके एट्रीब्यूट्स हैं। फिर अगर एक ही एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एंटिटीज है तो उनकी आपस में रिलेशनशिप डेफिनेटली उनकी कोई ना कोई आपस में रिलेशनशिप जो है वो होगी। तो ये इसको हम जो डिस्कस करेंगे वो ये एंटिटी रिलेशनशिप या ईआर जो है मॉडल, उसको जो है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल है। इन आर रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल database consists of number of fixed format records possibly by of different types. टाइप्स उसकी क्या क्या हैं कि रिलेशनल डाटा मॉडल है, नेटवर्क डाटा मॉडल है और हायरार्किकल डाटा मॉडल है। तो ये जो है ये रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल है। इसी तरह से फिजिकल डाटा मॉडल्स क्या हैं कि फिजिकल डाटा मॉडल्स डिस्क्राइब हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन सच एज रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्स, रिकॉर्ड ऑर्डरिंग्स एंड एक्सेस पॉइंट्स। और इसकी टाइप है यूनिफाइंग मॉडल है, फ्रेम मेमोरी है। ठीक है, ये इसकी जो है, ये इसकी जो है वो दो टाइप्स हैं। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में इतना आज काफी है, क्या ख्याल है? जी सर, सर काफी है। सर एक काफी है। अ,